गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी और कोटा यूनिवर्सिटी के अकाउंटेंसी का मैंने आपको पूरा सिलेबस समझाया था। अब इसमें एक चैप्टर कॉमन आता है कंपनी अकाउंट, जो आपने 12th में ही पढ़ा है। लेकिन 12th में जो कंपनी अकाउंट आपने पढ़ा है उसकी एक लिमिटेशन थी, यानी केवल उसमें हमने इश्यू ऑफ शेयर ही पढ़ा था। इश्यू ऑफ शेयर कि शेयर को किस प्रकार मार्केट में इश्यू किया जाता है। तो कंपनी के बारे में आप 50% नॉलेज तो आपको है, ऑलरेडी 12th में पढ़ी है, लेकिन कॉलेज लेवल पे आने के बाद 50% वो इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा क्या आएगा सर? एक्स्ट्रा आएगा कि जैसे आपने पढ़ा था, जब आप शेयर इशू करते हो मार्केट में तो सबसे पहले क्या ली जाती है? एप्लीकेशन। कोई फिक्स अमाउंट होता है तो सबसे पहले क्या ली जाती है? एप्लीकेशंस। जिस शेयर होल्डर को शेयर लेने होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग शेयर की एप्लीकेशन लगा देता है। मान लीजिए एक्स को अगर 5000 शेयर लेने और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये, तो हमने 3 रुपये के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन मांगी मार्केट में, तो कितने रुपये आ जाएंगे? 15,000 रुपये। तो इससे ये समझा जाएगा कि एक्स जो शेयर होल्डर है 5000 शेयर हमारे लेना चाहता है। इसी प्रकार वाई है, अगर वो 10,000 शेयर लेना चाहता है तो कितने शेयर कैपिटल लगानी पड़ेगी उसको? एप्लीकेशन 10,000 मल्टीप्लाई बाई 3, 30,000। तो 30,000 की वो एप्लीकेशन लगाएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये शेयर होल्डर हमारे शेयर लेना चाहता है। इसके बाद जो बैलेंस 7 रुपये है हम उसे किस्तों में ले सकते हैं या एक साथ ले लेते हैं। अगर अमाउंट बड़ा है तो किस्तों में लिया जाता है, और अमाउंट छोटा होता है तो एक साथ ले सकते हैं। तो इसके आगे आएंगे अलॉटमेंट, जो आपने पढ़ा है फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल। तो कोई भी कंपनी अपने अकॉर्डिंग शेयर कैपिटल ले सकती है। तो सबसे पहले क्या आती है? एप्लीकेशन, उसके बाद अलॉटमेंट, और बाकी पैसे फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे ले सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर कॉल एक ही होती है तो उसे फर्स्ट एंड फाइनल दोनों बोला जाएगा। अगर 2 कॉल है तो पहली फर्स्ट और लास्ट वाली फाइनल बोली जाएगी, और 3 कॉल है बाई चांस तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड फाइनल कॉल, 3 प्रकार से इसको कहा जाएगा। तो इश्यू ऑफ शेयर तो आप जानते हो कि सबसे पहले एप्लीकेशन ली जाती है। एप्लीकेशन लेने के बाद उसे शेयर ऑफ कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है। सेकंड नंबर पर हम अलॉटमेंट ड्यू करते हैं। अलॉटमेंट ड्यू करने की एंट्री आपको याद है, अलॉटमेंट अकाउंट यार टू कैपिटल, या ऐसे बोल सकते हो आप इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट यार टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब आपको पता है कि शेयर 3 प्रकार से इशू किए जाते थे। शेयर कितने प्रकार के होते हैं, कंपनी की थ्योरी क्या है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। जब आपकी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तब इसको और बता दिया जाएगा। तो अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे ही कि शेयर जब इशू किया जाता है मार्केट में तो 3 प्रकार से इशू किया जा सकता है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अब एट पार का मतलब क्या होता है सर? सम मूल्य पर निर्गमन। हिंदी में क्या बोला जाता है? सम मूल्य पर निर्गमन। इसको समझते हैं। यदि मान लीजिए मेरी शेयर की प्राइस 10 रुपये है, मेरा एक शेयर कितने का है? 10 रुपये का, मैं उसी को मार्केट में 10 रुपये पे ही इशू कर रहा हूँ, ना कम पे ना ज़्यादा पे। तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में ही इशू किया जाता है, तो इसे बोला जाता है फेस वैल्यू पे निर्गमन या इशू ऑफ फेस वैल्यू। यानी मेरे पास एक 10 रुपये का नोट है तो उसमें 10 रुपये लिखा हुआ होता है, उसे बोलते हैं हम फेस वैल्यू। हमें कैसे आइडिया लगता है कोई नोट कितने का है? सर उस पर अंकित होता है या छपा हुआ होता है। तो सेम टू सेम उसी प्रकार शेयर पे भी उसकी वैल्यू छपी हुई होती है। 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये लिखा जाएगा, 20 रुपये का शेयर है तो 20 रुपये लिखा जाएगा। तो 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू करना, 20 रुपये का शेयर 20 में इशू करना, या 100 रुपये का शेयर 100 में इशू करना। तो आप कह सकते हो कि जितनी उसकी फेस वैल्यू है उतने पे ही उसको इशू किया जाता है, तो उसे बोलते हैं हम इशू एट पार। ओके सर। सेकंड नंबर आता है इशू एट प्रीमियम। यदि आपके शेयर की डिमांड मार्केट में अच्छी है, जैसे कह सकते हो कि अगर आपने 1 लाख शेयर इशू किए और मार्केट में एप्लीकेशन 1 लाख शेयर से ज़्यादा की आ चुकी है, तो आप ये कह सकते हो कि हमारी डिमांड ज़्यादा है। यानी हम एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास 50 सीट का एक कमरा है, यानी 50 स्टूडेंट हम बैठा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट की एप्लीकेशन आ गई 50 से ज़्यादा, तो हम ये मान सकते हैं कि हमारी डिमांड ज़्यादा है, तो हम फीस को इंक्रीज कर सकते हैं। तो सेम टू सेम उसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है? मार्केट सर्वे करती है और आइडिया लगाती है कि हमारे शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू है या क्या पहचान है हमारी।
अगर कंपनी की ब्रांड वैल्यू अच्छी है, मार्केट वैल्यू अच्छी है, तो शेयर बहुत इजी वे में बिक जाता है। तो आपने देखा होगा एक IPO वर्ड आता था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है कि जब कोई कंपनी मार्केट में पहली बार शेयर इशू करती है उसे बोला जाता है IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगर कंपनी की डिमांड कम है, मार्केट शेयर अच्छा नहीं है, तो हो सकता है उसके कम एप्लीकेशन आए, जिसके लिए वो अंडरराइटर का यूज करते हैं। वो आपको पता है कि 90% सब्सक्रिप्शन होना कंपलसरी होता है। यदि 90% सब्सक्रिप्शन नहीं होगा शेयर का, तो कंपनी मार्केट में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ठीक है सर। अगर यही कंपनी दोबारा मार्केट में शेयर इशू करती है उसे बोलते हैं FPO, फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। यानी पहली बार इशू किया तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, सेकंड बार इशू किया या थर्ड बार इशू किया या फोर्थ बार इशू किया तो उसे बोला जाएगा FPO। अभी आपने थोड़ी दिन पहले देखा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री में मुकेश अंबानी ने अपनी डेप्ट को रिपेमेंट करने के लिए, यानी अपने कर्जे को चुकाने के लिए राइट शेयर इशू किए थे। राइट शेयर इशू किए थे। तो राइट शेयर को अपन हिंदी में बोलते हैं अधिकार अंश। सर ये क्या प्रॉब्लम होती है? अंश तो सुने, इक्विटी शेयर होता है, प्रेफरेंस शेयर होता है, ये अधिकार अंश क्या होता है? तो अधिकार अंश कोई सेपरेट शेयर नहीं होता है या अंश नहीं होता है, वो इक्विटी शेयर को अधिकार अंश बोला जाता है एक स्पेशल कंडीशन में। सपोज कीजिए कि मैंने किसी से मान लो 5 लाख का कर्जा लिया। अब 5 लाख का कर्जा लिया मैंने उससे 2 साल पर 10% की ब्याज पर। तो पहली जैसे ही साल फिनिश होती है मेरी, तो मैं उसे 5 लाख का 10% रिपेमेंट करता हूँ इंटरेस्ट के नाम पे। तो 5 लाख का 10% होता है 50,000। अब जैसे ही सेकंड साल मेरी कंप्लीट हुई तो मुझे पता है कि मैंने 2 साल का बॉन्ड भरा था या 2 साल का साइन हुआ था कि 2 साल में मैं पूरा पेमेंट रिपेमेंट कर दूंगा। तो 5 लाख तो मेरा प्राइम कॉस्ट है या कह सकते हो मूल अमाउंट है, और उसका 50,000 इंटरेस्ट, यानी सेकेंड ईयर के एंड में मुझे उसे 5,50,000 रुपये का रिपेमेंट करना है। तो मैंने टाइम पर सारा पेमेंट कर दिया। इससे क्या हुआ, मेरी मार्केट में क्रेडिट बढ़ जाती है, या उस जिससे मैंने कर्जा लिया है उसके सामने मेरी क्रेडिट बन जाती है। तो नेक्स्ट टाइम हो सकता है मुझे 10 लाख की जरूरत पड़े या 15 की पड़े या 20 की पड़े, तो वो मैं मार्केट से ऑब्जर्व कर सकता हूँ या ले सकता हूँ। तो सेम वही कंडीशन होती है यदि कंपनी ने कभी शेयर इशू किया मार्केट में पहली बार, सबने शेयर खरीदा, अब कंपनी ने उस अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा डिविडेंड दिया, मार्केट में अच्छी रेपो बनाई, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कंपनी को, जब वो सेकंड बार शेयर इशू करती है तो उसे मार्केट में एक्स्ट्रा खर्चा करना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी पहले से ही पहचान बनी हुई होती है उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स में, यानी पुराने अंशधारियों में। तो जब वो दूसरी बार शेयर इशू करेगा तो उसे किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो उन्हीं शेयर होल्डर के पास जाएगा जिनसे उन्होंने पहले पैसा लिया था। तो मैं कह सकता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने 5 लाख का डेप्ट लिया था, 2 साल में विद इंटरेस्ट उसको रिपेमेंट कर दिया था। तो उससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम मुझे 10 लाख की भी जरूरत पड़े या 20 लाख की जरूरत पड़े तो मैं उसी इन्वेस्टर के पास जाऊंगा और मुझे वो बहुत इजी वे में पैसा दे सकता है। क्यों? मेरी पिछली मार्केट वैल्यू अच्छी है। तो यही कंपनियों में होता है कि आपकी क्रेडिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप कितने पुराने हो ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपकी क्रेडिट कितनी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि कम टाइम में भी कोई क्रेडिट अच्छी बना लेता है, और कई बार क्या होता है कोई कंपनी बहुत पुरानी है लेकिन मार्केट में क्रेडिट नहीं बना पाती। इसका ताज़ा उदाहरण दे सकते हो आप जियो। 3 या 4 साल में वो इंडिया की टॉपेस्ट कंपनियों में शामिल हो चुकी है, जबकि आप कह सकते हो आप रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी की थी उसका नाम अब खत्म हो चुका है, डेब्ट में डूब चुकी है, माइनस में जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ चल रही है मार्केट में। तो पुरानी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनोवेटिव या अपडेट होना इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ है सर। तो हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पे कि कंपनी शेयर 3 प्रकार से इशू करती है, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। तो जब 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में इशू किया गया था वो था आपका सममूल्य पे निर्गमन। जब मार्केट में डिमांड अच्छी है तो आप अपने शेयर को 10 रुपये से ज़्यादा में बेच सकते हो। एक एग्जाम्पल आपने देखा होगा अभी जो कैसे कह सकते हैं अपन लॉकडाउन में कि हर चीज़ें महंगी हो गई थी, और ख़ासतौर पर वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो गई थी जिनका कंजप्शन ज़्यादा है, लाइक दैट तंबाकू कह सकते हो, गुटखा कह सकते हो, लिकर कह सकते हो। तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी और रेट दुगनी या तिगनी हो गई, फिर भी लोगों ने परचेज़ किया क्योंकि वो कह सकते हो कोई हैबिट्स होती है। तो मार्केट में भी ये होता है, अगर कंपनी को लगता है कि मेरा शेयर अच्छा परफॉर्म करने वाला है फ्यूचर में, या मार्केट डिमांड अच्छी है, तो मैं 10 रुपये का शेयर 10 से ज़्यादा में इशू कर सकता हूँ, 11 में या 12 में या 13 में या 15 या 20 में, कितने भी कर सकता हूँ। प्रीमियम की कोई मार्केट में लिमिटेशन नहीं होती है। हाँ, डिस्काउंट की लिमिटेशन थी, 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते, लेकिन प्रीमियम की कोई लिमिटेशन नहीं है। परचेजर और सेलर दोनों का कमिटमेंट होना चाहिए।
ठीक है सर। तो 10 रुपये से जितना ज़्यादा जाएगा उसे प्रीमियम बोला जाएगा। अगर 10 रुपये का शेयर है 11 में जा रहा है तो 1 रुपये क्या हो गया हमारा प्रीमियम, 12 में जा रहा है तो 2 रुपये प्रीमियम। और प्रीमियम का यूज अलग अलग होता है, आपको पता होगा कि प्रीमियम का यूज हम बोनस शेयर इशू करने में कर सकते हैं, पुराने डेब्ट चुकाने में कर सकते हैं, या अगर प्रीमियम अगर डिवेंचर का रिडेम्पशन कर रहे हैं यानी पैसा चुका रहे हैं जो भी प्रीमियम पर, तो उसमें यूज कर सकते हैं। आपके फिक्टिटियस एसेट्स या प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो किसी भी बिजनेस को स्टार्टिंग करने में बड़े खर्चे होते हैं या नेट लॉस है उसको रिकवरी करने में भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है सर, ये कई बार क्वेश्चन थ्योरी में आता है, यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। ओके सर। और थर्ड पॉइंट आता है इशू एट डिस्काउंट। कोई भी कंपनी को लगता है कि यार मार्केट में डिमांड अच्छी नहीं है, पहली बार शेयर इशू कर रहे हैं, तो कई बार ग्राहकों को बुलाने के लिए वो मार्केट में डिस्काउंट देते हैं या सेल करते हैं। तो डिस्काउंट पर सेल करते हैं तो उसे बोलते हैं इशू एट डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट की एक लिमिटेशन है 10%। वैसे देखा जाए तो आजकल डिस्काउंट पर इशू करना कंपनियों ने बंद कर दिया है, ये पुराने बेस में आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर। तो ये 3 प्रकार से इशू किए गए थे, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। डिस्काउंट वाला पॉइंट कम देखेंगे क्योंकि अभी कोर्स में नहीं आएगा आपके, लेकिन पुरानी चीज़ें पता होना चाहिए आपको। प्रीमियम कंपनी का फ़ायदा होता है, डिस्काउंट कंपनी का नुकसान होता है। तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि एट पार या प्रीमियम पे ही इशू हो शेयर, अगर डिस्काउंट पे इशू करेगी तो एक तरह से माना जाता है लॉस होता है सर। ओके सर। अब आते हैं जनरल एंट्री के बारे में। तो स्टार्टिंग की एंट्री आप पे आती है जनरल एंट्री, एक बार उसको रिव्यू कर लेते हैं फिर अपन आगे की एंट्रियाँ देखेंगे। तो कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो सबसे पहले क्या होता है, मार्केट में एप्लीकेशन ली जाती है, तो एप्लीकेशन रिसीव्ड होती है। तो पहली एंट्री हो जाएगी आपकी, पहले हेडिंग डाल लेते हैं, नंबर 1 एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एंट्री होगी सर इसकी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ओके सर। जितना भी पैसा आएगा उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। सपोज कीजिए मैंने मार्केट में 1 लाख शेयर इशू किए 10 रुपये वाले, एप्लीकेशन पे मांगे मैंने 30 रुपये, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 3 रुपये, तो अमाउंट आ जाएगा 3 लाख का। और एक नियम है एप्लीकेशन का, कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर इशू करती है तो एप्लीकेशन पे कम से कम फेस वैल्यू का 25% होना जरूरी है। यानी 10 रुपये का शेयर है तो 10 रुपये का 25% कितना होता है सर, तो 2.5 या 2.5 रुपये। तो 100 रुपये का शेयर है तो उसका 25% हो जाएगा 25 रुपये। तो मिनिमम 25% पैसे तो या रुपये तो आपको एप्लीकेशन पे आना चाहिए, ज़्यादा आ सकता है वो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी नरेशन हो जाएगी विंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, अमाउंट आप लिख देना ये कोष्टक में बंद। तो पहला काम हो गया आपका एप्लीकेशन लेने का। अब कई बार क्या होता है कि एप्लीकेशन सबसे आती है, एप्लीकेशन आने के बाद कंपनी उसको एक तरह से चेक करती है या डिसाइड करती है किसको शेयर देना है या किसको शेयर नहीं देना है। सपोज करिए किसी का डिफ़ॉल्टर हो या पहले मार्केट में क्रेडिट खराब हो या उसकी एप्लीकेशन में कोई कमी हो, अमाउंट के चक्कर में कोई प्रॉब्लम हो, तो कंपनी उसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने का मतलब होता है उसकी एप्लीकेशन मनी का रिपेमेंट कर दिया जाता है। ओके सर। तो सेकंड पॉइंट आएगा एप्लीकेशन मनी रिफंड, या आप इसको दूसरी भाषा में बोल सकते हो एप्लीकेशन रिजेक्टेड। तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर रहे हो तो इसका मतलब ये आप पैसा रिफंड कर रहे हो। तो पहली एंट्री का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक। बैंक क्यों यूज कर रहा हूँ, कैश यूज क्यों नहीं कर रहे सर? आपको पता है कंपनी में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो कैश में अलाउ नहीं होते हैं, तो कहीं भी कैश वर्ड का यूज नहीं होगा, सारे चेक से पेमेंट होते हैं या ऑनलाइन पेमेंट होते हैं, तो आपको बैंक वर्ड का यूज करना होगा। थर्ड पॉइंट आता है कि सर एप्लीकेशन तो आ गई, अब इसका करें क्या, इसे हमें इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। तो थर्ड एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके सर। तो सर ट्रांसफ़र करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू
इक्विटी शेयर कैपिटल, ये हो गया ट्रांसफ़र। अब ट्रांसफ़र करते समय एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी कि ट्रांसफ़र अमाउंट उतना ही होगा जितना आपने इशू किया है। कई बार क्या होता है, प्रीमियम पे इशू किया है तो पैसे तो ज़्यादा आ जाएंगे या ज़्यादा शेयर की एप्लीकेशन आ जाएगी। सपोज कीजिए आपने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए, लेकिन एप्लीकेशन तो आ गई 120,000 की, 1,20,000 शेयर पे, तो एक्स्ट्रा जो पैसा आया उसको ट्रांसफ़र नहीं करना है। ट्रांसफ़र हमें उतना ही करना है जितने हमने मार्केट में शेयर इशू किए हैं। तो हमने तो 1 लाख शेयर इशू किए 3 रुपये के हिसाब से, तो 3 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए जाएंगे। ये बात आप याद रखना। तो ये 3 एंट्री आपकी हो गई एप्लीकेशन से संबंधित। पहली रिसीप्ट करने की, दूसरी क्वेश्चन में कहा जाए तो रिजेक्ट करने की, और तीसरी ट्रांसफ़र करने की। सेकेंड एंट्री क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही होगी, पहली और थर्ड एंट्री हमेशा होगी ही। अब आते हैं हम अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट का मतलब होता है कि जब एप्लीकेशन का पैसा आ जाता है तो कंपनी सेकंड किस्त में पैसा मांगती है, उसे बोलते हैं अलॉटमेंट। तो उस पर कंपनी 3 या 4 रुपये या और 30-40% पैसा ले लेती है और शेयर होल्डर को शेयर दे देती है। लेकिन शेयर होल्डर उस शेयर को मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी उसके पास वो राइट नहीं है कि वो मार्केट में उसको सेल आउट कर सके, क्योंकि उसने पूरा पेमेंट नहीं किया है। ठीक है सर, जैसे एग्जांपल लीजिए, 10 रुपये का शेयर था तो 3 रुपये तो एप्लीकेशन पे ले लिए कंपनी ने और 3 रुपये अलॉटमेंट पे ले लिए, तो अभी तक 6 रुपये ही उससे आए हैं हमारे पास। अभी 4 रुपये लेना बाकी है, जो हम आगामी कॉलों में लेंगे, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल या फाइनल कॉल के नाम पर लेंगे। तो अलॉटमेंट का मतलब होता है कंपनी और पैसा ले लेती है या सेकंड किस्त लेती है और उसके बाद क्या करती है, शेयर होल्डर को शेयर दे देती है, ताकि शेयर होल्डर को ऐसा लगे कि मैं इसका मालिक हूँ। लेकिन अभी प्योर मालिक नहीं है वो, क्योंकि वो मार्केट में सेल नहीं कर सकता। सेल करने का राइट कब आएगा उसके पास, जब वो पूरा पेमेंट कंपनी को कर देगा। देखते हैं, अब पहले अलॉटमेंट ड्यू होगा। हमेशा ध्यान रखना, एप्लीकेशन पे पहले पैसे आते हैं, फिर ट्रांसफ़र की जाती है। इसके बाद अलॉटमेंट और कॉल जो भी आएंगी पहले ड्यू होंगी, फिर रिसीव्ड होगी। तो अलॉटमेंट ड्यू करने पर तो एंट्री होगी अलॉटमेंट ड्यू। अलॉटमेंट ड्यू करने की 3 कंडीशन हो सकती है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। तो फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम एट पार। एट पार का मतलब मैं समझा चुका हूँ आपको कि जितने रुपए का शेयर है उतने पे इशू करना। तो सिंपल सी एंट्री बनेगी आपकी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हो गई सर आपकी एट पार पर। अगर यही चीज़ प्रीमियम पे होती तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ना पड़ता सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो सेकंड पॉइंट आता है एट प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब होता है एक्स्ट्रा पैसा लेना। तो एंट्री हो जाएगी आपकी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आप कह सकते हो सर पहली एंट्री और दूसरी एंट्री में डिफरेंस किसका आया है, सिक्योरिटी प्रीमियम का। यहाँ पर हमने प्रीमियम नहीं लिया है, यहाँ पे हमने प्रीमियम लिया है। और प्रीमियम को सीआर क्यों किया गया है, क्योंकि ये कंपनी की इनकम है या एक लायबिलिटी है जो सीआर होगी। अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट कंपनी का एक्सपेंसेज है, क्या करेंगे उसको, डीआर। तो एंट्री होती एट डिस्काउंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जगह यहाँ अलॉटमेंट आएगा और यहाँ आएगा कैपिटल। ओके सर, 3 कंडीशन है। मैंने आपको जैसा बताया है कि डिस्काउंट पर आजकल अलाउ बंद कर दिया, डिस्काउंट पर शेयर इशू करना, वो मैंने एंट्री आपको समझा दी। इसके बाद अलॉटमेंट पे पैसा आएगा। अब वो एंट्री आप जानते ही हो, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर पूरा पैसा आ जाता है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। यदि पैसा बकाया रह गया यानी एरियर रह गया तो हम एरियर को डीआर करेंगे। तो बैंक अकाउंट डीआर, कॉस्ट इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोई शेयर होल्डर के पास एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है तो वो अलॉटमेंट पे ही अपनी कॉल्स का पेमेंट कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डीआर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू कॉल्स इन एडवांस। अब कॉल्स इन एडवांस कंपनी की तो लायबिलिटी है, क्योंकि टाइम से पहले आ चुका है, तो कंपनी इस पे शेयर होल्डर को क्या देती है, इंटरेस्ट।
12% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट का पेमेंट करती है। लेकिन कभी कभी कोई शेयर होल्डर टाइम से लेट पेमेंट करता है, यानी अलॉटमेंट का पैसा फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल पे जाके पेमेंट कर रहा है, तो ये माना जाएगा ये कॉल्स इन एरियर है, तो कंपनी इस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है। ठीक है सर, ये हो गया आपका अलॉटमेंट का पोर्शन। और लास्ट पोर्शन आएगा आपका कॉल्स का। तो कॉल्स 1 हो या 2 हो या 3 हो, सेम टू सेम ही उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक ही कॉल है, तो उसे हम फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल भी कह सकते हैं, या आप साथ में यूज़ कर सकते हो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आपको पता है कि अलॉटमेंट हो या कॉल हो, पहले ड्यू की जाती है फिर रिसिप्ट की जाती है। तो ड्यू करने की एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट नहीं कॉल आएगा सर, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये हमने कॉल ड्यू कर दी। मान लीजिए हमारे 4 रुपये बाकी थे, तो हमने 4 रुपये से कॉल ड्यू कर दी, और लास्ट में अगर पूरे पैसे आ गए हमारे पास कॉल्स के, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अगर कभी कभी दिक्कत आएगी, मैंने बताया आपको, अलॉटमेंट हो या कॉल्स हो, अगर कोई देरी से पेमेंट करता है या पेमेंट नहीं करता है, तो कौन सा वर्ड आएगा, कॉल्स इन एरियर, इसे बोलते हैं बकाया मांग। जब कोई शेयर होल्डर अपना पेमेंट टाइम पर नहीं करता है या ड्यू हो जाती है कॉल या अलॉटमेंट और पेमेंट नहीं किया गया है, उसे बोलते हैं हम कॉल्स इन एरियर। कंपनी इस पर एक्स्ट्रा ब्याज चार्ज करती है 10% पर एनम के हिसाब से। अगर 2 महीने लेट दिया है तो 2 महीने का इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 3 महीने लेट पेमेंट किया है तो 3 महीने का पेमेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। लेकिन कभी कभी कोई शेयर होल्डर टाइम से पहले पेमेंट करता है या एडवांस पेमेंट करता है, तो उसे बोलेंगे कॉल्स इन एडवांस। तो ये एक तरह से कंपनी की लायबिलिटी होती है, लेकिन कंपनी को फ़ायदा होता है कि टाइम से पहले पेमेंट आ गया, तो कंपनी इस चीज़ को बढ़ाना चाहती है या दिखाना चाहती है कि अच्छा काम है, इसके लिए शेयर होल्डर को कंपनी 12% पर एनम या पर ईयर के हिसाब से इंटरेस्ट देती है। तो ये कंपनी का खर्चा होता है इंटरेस्ट देना, लेकिन इससे कंपनी को फ़ायदा ये होता है कि एक साथ लमसम पेमेंट आ जाता है। तो मैंने मेनली आज आपको कंपनी की स्टार्टिंग का पोर्शन बताया जो आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगा। हाँ, अगर कोई शेयर होल्डर अपना एप्लीकेशन तो चुका देता है, अलॉटमेंट का पैसा नहीं चुकाया, फर्स्ट कॉल का नहीं चुकाया, फाइनल कॉल का पैसा नहीं चुकाया, तो कंपनी उसको कॉल करेगी, भैया आपका टाइम पर पेमेंट कीजिए, फिर भी पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कंपनी लास्ट में उसको एक नोटिस इशू करती है 14 डे का, कि यदि आपने 14 डे में विद इंटरेस्ट हमारा पैसा पेमेंट नहीं किया तो हम आपके शेयर को हरण कर लेंगे, फोरफिटेड कर लेंगे या जब्त कर लेंगे, कह सकते हो। कंपनी उसके एप्लीकेशन पर जो पैसा आया है उसको अपने पास जब्त कर लेती है और उसको शेयर को कैंसिल कर दिया जाता है। यानी उस शेयर होल्डर का नुकसान हो गया कि एप्लीकेशन पूरी कंपनी के पास चली गई और वो कंपनी में क्लेम नहीं कर सकता, बल्कि कंपनी उसके ऊपर क्लेम कर सकती है रिपेमेंट के लिए। तो ये पोर्शन हम सेकंड पोर्शन वीडियो में देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे कि फोरफिटेड ऑफ शेयर एंड री इश्यू ऑफ शेयर। इसमें क्या होगा कि यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी के शेयर पर पैसा पेमेंट नहीं करता है या टाइम पर पेमेंट नहीं करता है, तो कंपनी उसके शेयर को जब्त कर लेती है और किसी नए शेयर होल्डर को उसका इशू कर सकती है। यानी आपका शेयर लेके किसी नए शेयर होल्डर को नए प्राइस पर इशू कर सकती है। तो ये पोर्शन जो आएगा ये नया आपके लिए, लेकिन स्टार्टिंग आपको यहीं से ही करनी होगी। तो हो सकता है महीने 2 महीने में आप भूल गए हों, तो आप यहाँ से इसको एक बार रिवाइज कीजिए। सेकेंड वीडियो में फोरफिटेड और री इशू आएंगे। हाँ, और उसके साथ साथ में कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस विद इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी किए जाएंगे। तो आपने जो कंपनी 12th में पढ़ी है वो मान लीजिए 40% पढ़ी है, जो फर्स्ट ईयर में आने वाली है वो 100% है, यानी दुगने से भी ज़्यादा। तो आपको ध्यान रखना होगा। और हाँ, इसमें से फुल्ली चांस है कि 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और इसका फ़ायदा ये भी है कि कुछ आपको बेसिस के बारे में पता है। थैंक यू सर।